हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 1 का 7th पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशंस या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को हम लोग यूनियन स्टेट रिलेशन भी कहते हैं। तो ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा होगा। जब हम लोग फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, तब मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली फेडरल सिस्टम है, जिसमें दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें पता है, इन द कंट्री इवन दो इट डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. The term implies that firstly, the Indian Federation is not the result of an agreement between independent unit, and secondly, the units of Indian Federation cannot leave the Federation. तो यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है कि इंडिया मेरा एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो दूसरा पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके साथ साथ जो इंडिया का फेडरेशन है, क्योंकि वो फेडरल सिस्टम है, तो वो फेडरेशन को वहां पर लीव नहीं कर सकता है। फिर है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया एक समूह है स्टेट्स का, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, which gives the constitution a federal character whereas judiciary is integrated in a hierarchical structure. तो ये तो मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बताया गया है कि उसका डिवीजन कैसे होगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और अगर बाई चांस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जुडिशरी की। जैसे हमने वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, फिर है द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट व्हिच आर मेंशन्ड बिलो। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो 3 तरीके से डिवाइड है। एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि मेंशन है मेरा आर्टिकल 245 से 255 तक। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो कि है 256 से 263 आर्टिकल के बीच में। फिर है फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि आर्टिकल 268 से 293 के बीच में मेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों मेरे रिलेशन है और ये इसके आर्टिकल्स के नंबर याद रख लेना। ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन। सो आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आ गए उसके वो डील करते हैं मेरे लेजिस्लेटिव रिलेशन में, जो कि पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो जो भी जुरिडिक्शन यहाँ पर बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पर मेंशन है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिट। तो जो भी मेरी पार्लियामेंट के पास पावर होगी लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, वो चीज यहाँ पर मेंशन है। और सेंटर का क्या कंट्रोल होगा स्टेट के लेजिस्लेचर में, वो चीज यहाँ पर मेंशन है। फिर है हाउएवर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इसके साथ साथ जो मेरा 7th शेड्यूल है मेरा, वहां पर भी मेरे सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया गया है। अब यहाँ पर बताया है कि द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लिस्ट 1 द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 द कॉन्करेंट लिस्ट एंड लिस्ट 3 द स्टेट लिस्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर लिस्ट का फॉर्मेशन हुआ था इसी यूनिट में, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली, वो भी मेरी 3 लिस्ट में डिवाइड है। बेसिकली इसको बताया गया कि कैसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस का बेसिकली कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 लिस्ट डिफाइन की है। एक है मेरा यूनियन की लिस्ट, दूसरी है मेरी स्टेट लिस्ट जो कि लिस्ट 3rd है, जिसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट जैसे हमेशा होता है उसमें दोनों के बारे में समझाया गया होगा। फिर आता है एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में मेरे 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, बेसिकली 100 टॉपिक्स समझ लो, विच इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विस, बैंकिंग और एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन लेवल को कवर करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट, डिफेंस कैसे चल रहा है, रेलवे से रिलेटेड, पोस्टल सर्विस जो होती है वो पोस्ट के थ्रू जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर बैंकिंग
सेक्टर से जो भी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, एटॉमिक एनर्जी या फिर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो, या फिर पर्टिकुलर करेंसी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मेरे यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। उसके साथ साथ एट प्रेजेंट देयर आर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं पुलिस के बारे में, फिर पब्लिक ऑर्डर, रोडवेज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो सारे सब्जेक्ट जो कि इन सबको कवर करते हैं वो मेरे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर एट प्रेजेंट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में मेरे 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में मेरे 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया द लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेलफेयर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो देख रहे हो ना कि कितनी मेरी 3 तरह की लिस्ट है, जिसमें यूनियन लिस्ट में सारे टॉपिक जो कि यूनियन से रिलेटेड हैं वो सारे इंक्लूडेड है, स्टेट लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट से रिलेटेड हैं वो इंक्लूडेड हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जो कि दोनों से रिलेटेड हैं, वो मेरे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। फिर है आर्टिकल 245 जो है, मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 245 से 255 तक जो भी आर्टिकल्स है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन में होता है। अब देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या मेंशन है। सो आर्टिकल 245 empowers the center to give directions to the state in certain cases in regards to the exercise of their executive power। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो मेरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक हायरार्की ऊपर है, ठीक है, तो एक लेवल ऊपर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि यहाँ पर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लो, ठीक है, उसके एक लेवल नीचे मेरी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे मेरी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन दे मेरी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन दे मेरी लोकल गवर्नमेंट को, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर यही बताई गई है आर्टिकल 245 में कि सेंटर के पास वो पावर है कि वो डायरेक्शन दे सके स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल 249 में क्या बताया गया? आर्टिकल 249 empowers the parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest, मतलब बेसिकली हमें पार्लियामेंट को इंपावर करना है, उसको पावर प्रोवाइड करनी है, वो आर्टिकल 249 में कवर है। फिर आता है आर्टिकल 250, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही मेंशन किए गए हैं। इसमें आता है आर्टिकल 250, तो द पार्लियामेंट बिकम इम्पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तब हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी भी एक इमरजेंसी का एस्पेक्ट है। तो वहां पर पार्लियामेंट के पास वो बेसिकली पावर है कि वो लॉ को मेक कर सके, लेकिन वो लॉ किसमें होंगे? वो लॉ उसी से रिलेटेड होंगे जो कि सब्जेक्ट्स है मेरे स्टेट लिस्ट के, जब मेरी नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी, मतलब जब डिक्लेयर हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो लॉ बना सके, लेकिन वो उतने ही लॉ बना पाएगी जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अंडर आर्टिकल 252 द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय द कंसेंट, और इसमें क्या होगा? पार्लियामेंट के पास वो पावर होगी कि वो 2 या 2 से ज्यादा जो भी स्टेट होंगे उसको लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली। दूसरा है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस स्टेट और सेंटर के बीच में। सो आर्टिकल 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करता है। आर्टिकल 256 स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in that state, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। देखो आर्टिकल 256 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 256 में ये बताया गया है कि स्टेट की जो भी पावर है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कैसे होनी चाहिए कि वो उसके साथ कंप्लाई करनी चाहिए, मतलब वो जो भी लॉज है मेरे पार्लियामेंट के अंदर वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज यहाँ पर दोबारा बताई गई है कि जो यूनियन है वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा मेरे स्टेट को, ठीक। अब आता है कि मेरे सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो इमरजेंसी क्राइटेरिया में क्या होगा, मतलब अगर पर्टिकुलर जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है, तब वहां पर सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे होगा। सो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि किसके अंदर आती है अंडर आर्टिकल 352, द स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली बोल सकते हो कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका आप बोल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को सारी बातें माननी पड़ेंगी सब ऑर्डिनेट लेवल में, मतलब वो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक चीज को मानना उसको जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है मेरे किसके? स्टेट गवर्नमेंट के, वो किसके अंडर आ जाएंगे? वो मेरे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर वो पावर होगी कि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डील कर सके जो भी स्टेट के हैं, ठीक है। फिर है ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी, तो मैं आप ही आगे बताऊंगी कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है।
जो भी मेरी, अगर हम लोग बात करें नेशनल इमरजेंसी में, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव फंक्शन मेरे किसके पास से जाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट इमरजेंसी होगी, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन है, द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड ऑल ऑफ द पावर और एक्साइबल बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट इमरजेंसी के अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट अपने को ही सब कुछ समझेगा, वो मान सकता है कि वही है सब कुछ, और सारे जितने भी फंक्शंस और पावर्स होंगी वो मेरे उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है, द यूनियन में गिव द डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन एंड टू द गिविंग ऑफ सच अदर डायरेक्शंस एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा कि यूनियन के पास वो पावर आ जाएगी कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और ये सारी इमरजेंसी क्या है वो हम अभी आगे देखते हैं। लास्ट है मेरा फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 268 से 293 ऑफ पार्ट 12, तो ये पार्ट 12 में कवर है और ये इसके आर्टिकल हो गए। एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर, तो फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर सबसे पहले कैसे टैक्स का एलोकेशन होगा वो बताया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इट एलोकेट्स द पावर टू द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनेंशियल रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू को जनरेट करने का जो तरीका है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं है रेवेन्यू से रिलेटेड। और पावर कैसे डिवाइड हुई है, सबसे पहले द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो जो मेरी पार्लियामेंट है उसको टैक्स लेने की पूरी पावर दी गई है, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे मेंशन है यूनियन लिस्ट के अंदर। फिर द स्टेट लेजिस्लेटर हैव एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन द स्टेट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट का काम होगा टैक्स को लेना उन सब्जेक्ट्स में जो कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। स्टेट लेजिस्लेचर का काम होगा टैक्स लेना उन सब्जेक्ट से जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। और बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर आर एम्पावर्ड टू, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से कैसे टैक्स लेना है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द मैटर रिलेटेड टू और कुछ रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट्स है पार्लियामेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है कि वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। हाउएवर इन केस ऑफ टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो हमने टैक्स इकट्ठा किया है वहां से जनरेट किया है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो आर्टिकल 268 states that duties are levied by union but are collected and appropriated by the states। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूनियन की जो ड्यूटी होगी कि यूनियन की ड्यूटी होगी उस जो भी टैक्स आएगा उसको यूज करने की, लेकिन जो स्टेट होंगे वो उसको कलेक्ट करेंगे। सर्विस टैक्स लेवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड स्टेट, और जो सर्विस टैक्स है वहां पर भी सिमिलर यही चीज होगी। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स, आर्टिकल 269। और जो भी टैक्सेस हैं जो मेरे यूनियन ने कलेक्ट किए हैं वो किसके पास जाएंगे, वो मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, जो कि आर्टिकल 269 में मेंशन है, ठीक है। फिर है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, और कुछ जो टैक्सेस होंगे जो कि यूनियन ने कलेक्ट किए होंगे वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि आर्टिकल 270 में मेंशन है। फिर है surcharge on certain duties and taxes for purpose of union। Under Article 275, the Parliament is authorized to provide grants and aid to any state as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different states। तो यहाँ पर क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि क्या करे, वो फंड प्रोवाइड कर सके किसको, अगर पार्लियामेंट को जरूरत है तो, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो
तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, फिर आता है मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड प्रोसीजर। तो मैंने बताया था पहले कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करने के जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें आ गया। लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन एंड नीड। तो जैसे जैसे मेरी कंडीशन और जैसे जैसे लोगों की नीड चेंज होती रहती है, वैसे ही मेरा अमेंडमेंट होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकंड है मेरा आर्टिकल 368। ये याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मेरी, वो आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, सो डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में मेंशन है, उसका पूरा प्रोसीजर और कैसे कैसे क्या होगा वो चीज वहां पर बताई गई है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल एनी प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। और अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट परफॉर्म करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें इस प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट के पास वो बेसिकली राइट नहीं है कि वो प्रोविजन चेंज कर सके जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है। बाकी सारे जो प्रोविजन है वो उसको चेंज कर सकती है। सो दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस नंदा भारती केस 1973। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट से रिलेट करता है उसके अंदर क्या है। आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू पार्लियामेंट अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर सच अमेंडमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि वो अमेंडमेंट परफॉर्म कर सके कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसका जो भी प्रोसीजर होगा उस अमेंडमेंट को परफॉर्म करने का वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर इट्स अमेंडमेंट टू अकोमोडेट इवॉल्विंग कंडीशन एंड नीड, जो मैंने बता दिया। The steps for amending the Constitution under Article 368 are as follows. An amendment to the Constitution must originate with a bill introduced in either House of Parliament, not in state legislature. देखो, अब यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, तो ये कैसे अमेंडमेंट होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल में या फिर पर्टिकुलर प्रोविजन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। दूसरा क्या होगा, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो जो ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, या तो वो मिनिस्टर करे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे या तो वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है द बिल मस्ट पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, मीनिंग अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार आपने बिल पास कर दिया, ठीक है, तो हमने दोनों हाउस में बिल को पास किया, उसमें क्या होगा, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन इसका मतलब हुआ कि हमें सारे मेंबर्स की तो मेजोरिटी चाहिए जो कि हाउस में है, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब जितने भी लोग, ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो भी मेरा पार्लियामेंट है वहां पर सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहां पर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और जितने भी मेंबर्स वोट करेंगे, हमें उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर 1/3 हमारे ऑपोजिशन में भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2/3 तो हमें चाहिए ही चाहिए अमेंडमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर आता है बोथ द हाउसेज मस्ट पास द बिल सेपरेटली, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद इन द टू हाउसेज। तो
जो दोनों हाउसेज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये बिल को सेपरेटली मतलब अलग अलग पास करना पड़ेगा। मतलब लोकसभा अपना बिल अलग पास करेगी और राज्यसभा अलग पास करेगी। और अगर इन दोनों जो हाउसेज इनमें डिसएग्रीमेंट हो गया तो जॉइंट सिटिंग मतलब आपस में बैठकर जो भी हो सकता है कि हम लोग कहीं पर किसी उसमें जा सकते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। If the amendment affects federal provisions, it must also be ratified by at least half of the state legislature by simple majority. और यहाँ पर अगर फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहा है, फेडरल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर हमें कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी चाहिए होगी। Once passed by both the houses of parliament and ratified by state legislature if necessary, तो यहाँ पर क्या होगा, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। तो जैसे ही मेरे दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटर ने उसको रैटिफाइड कर दिया। कब रैटिफाइड करेगा, जब वो फेडरल प्रोविजन के साथ इफेक्ट करेगी, मतलब वो फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट कर रही होगी, तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ेगी। तब ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो ये बिल किसको प्रेजेंट करेंगे, ये बिल हम लोग प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो अपना एसेंट दे कि इस बिल को पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The president must give assent to the bill. They cannot withhold assent or return the bill for reconsideration. तो प्रेसिडेंट को वहां पर एसेंट देना ही पड़ेगा। वो क्या कर सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल को रोके रखे कि हम अभी नहीं देना चाहते हैं अपना जवाब, या फिर वो बिल को दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं कि दोबारा इसको कंसिडर करो। वहां पर उसको अपना बताना ही पड़ेगा कि इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट, द बिल बिकम्स एन एक्ट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरा प्रेसिडेंट बता देगा, अपना एसेंट दे देगा, कि इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये बिल सही है, इसने अपना एसेंट दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा पर्टिकुलर बिल है वो एक एक्ट बन जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए, और उसी तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है मेरा अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स क्या होते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोविजंस पे ही होता है। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो कौन कौन से प्रोविजन होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर्मेशन ऑफ, तो हमें क्या करना है, हमें कोई न्यू स्टेट को, कोई क्यों न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है, या फिर वहां पर कुछ चेंज करना है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, उसके एरिया को चेंज करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के नाम को चेंज करना है, तो वहां पर हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सिमिलर मैटर कंसर्न द प्रेसिडेंट। तो जो भी प्रिविलेज से रिलेटेड मैटर हो गए या फिर अलाउंसेस से रिलेटेड मैटर हो गए, वो भी मेरे सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएंगे। फिर है कोरम रिक्वायरमेंट्स इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम क्या होता है, बेसिकली कोरम होता है कि पर्टिकुलर 1/10 ऑफ द जो भी होंगे पार्लियामेंट के मेंबर, वो वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को अगर हमें चेंज करना तो वहां पर ये अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो जितने भी मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो सकती है सिंपल मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं वो भी, और प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट इट्स मेंबर एंड कम्युनिटीज, तो जितनी भी कम्युनिटी है, जो मेंबर्स हैं मेरे पार्लियामेंट की, उनके पास जो प्रिविलेज है, उनके पास जो पावर है, अगर हमें उसको भी चेंज करना है तो वो चीजें मेरी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ अ पार्लियामेंट। सो मोस्ट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो ज्यादातर जितने भी प्रोविजंस होते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या है, उसमें मेरी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, विच मीन्स अ मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या था कि हमें अगर हाफ वहां पर मेजॉरिटी मिल गई है तो वो जो बिल है उसको पास कर दिया जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में हमें 50% तो चाहिए, 50% से ज्यादा चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, मतलब हर एक हाउस की 50% या 50% से ज्यादा तो हमें मेजॉरिटी चाहिए। उसके साथ साथ हमें 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आ गई, फंडामेंटल राइट्स अगर हमें चेंज करना है तो वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल अदर प्रोविजन नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। और सारे प्रोविजन जो कि फर्स्ट और ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें मेंशन नहीं है, वो सारे मेरे सेकंड कैटेगरी में आ गए। और उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इसी के अंदर आ गई। फिर है मेरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, मतलब मुझे 50% या 50% से ज्यादा हाउस का तो चाहिए, उसके साथ साथ 2/3 भी चाहिए, उसके साथ साथ जो आधे स्टेट्स हैं उनका भी मुझे कंसेंट चाहिए। तो इसके अंदर कौन से मैटर आ गए,
जैसे कि इलेक्शन प्रोसीजर एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और कैसे उसका जो प्रोसीजर है वो, उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वहां से अगर हमें चेंज करना है तो वो चीजें, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो भी अथॉरिटी दी गई है एग्जीक्यूटिव लेवल पे यूनियन और स्टेट को, वो चीजें। फिर स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा या फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो चीजें। फिर एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो लेजिस्लेटिव पावर यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे एलोकेट हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई। तो वो आती है मेरी स्पेशल मेजोरिटी के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई। तो ये तीन चीजें हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हो, या फिर स्पेशल मेजोरिटी से, या फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेके, ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि हो चुके हैं पहले। तो सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो आया था 1951 में। सो एम्पावर स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन एडवांस इट ऑफ सोशली, बेसिकली फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था कि एम्पावर हम कर सकें किसको? सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस को, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको एम्पावरमेंट करने की जो चीजें थी वो मेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बताई गई थी। दूसरा है मेरा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1952 में आया, ठीक एक साल बाद। सो एडजस्टेड द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा अलाउइंग वन मेंबर टू रिप्रेजेंट मोर देन 7.5 लाख पीपल। तो यहाँ पर क्या था बेसिकली कि रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया गया लोकसभा में, तो अगर एक पर्टिकुलर मेंबर है तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर उससे ज्यादा। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या था? इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या था कि एक ऐसा प्रोविजन लाया गया कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए। अबॉलिश क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी स्टेट्स फॉर्मिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर एबॉलिशन हुआ जो भी स्टेट्स थी उनका, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज वहां पर इंट्रोड्यूस की गई। तो ये मेरा सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट में 1960 में जो हुआ था उसमें एडजस्टमेंट की गई थी इंडियन टेरिटरी को, जो कि इंडो पाक एग्रीमेंट पे बेस्ड थी। टेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड दादरा नगर एंड हवेली जो इंडियन यूनियन एज ए यूनियन टेरिटरी। तो टेंथ अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि दादरा नगर हवेली जो कि अभी भी है वहां पर यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट आता है मेरा 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो कि था गोवा, दमन एंड दीव में इंकॉर्पोरेट किया गया था, तो इस यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट था मेरा 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो कि फॉर्म नागालैंड विद स्पेशल स्टेटस अंडर, तो यहाँ पर नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट था मेरा 14 अमेंडमेंट एक्ट 1962। तो 1962 में देखो तीन अमेंडमेंट हुए थे। इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी इनटू द यूनियन, इंडियन यूनियन, तो दमन एंड दीव का हुआ था। फिर इंडियन यूनियन के अंदर पौंडीचेरी का इंक्लूजन हुआ था। उसके साथ साथ प्रोवाइडेड लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेसिकली प्रोवाइड किए गए थे हिमाचल प्रदेश की एरिया में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गोवा, दमन एंड दीव में। नेक्स्ट आता है मेरा 19th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1966 में हुआ था। Abolish the system of election tribunals and granted High Court the power to hear election petition। तो यहाँ पर जो भी ट्राइब्यूनल पीपल थे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पर उनके पास जो सिस्टम था, मतलब उनके पास जो पावर दी गई थी कि वो इलेक्शन की जो भी पेटिशन है उसको डील करे, वो वहां से हटा के हाई कोर्ट को दे दी गई थी। 21st अमेंडमेंट 1967 में क्या था? एडेड सिंधी लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर सिंधी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है मेरा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो हुआ था। सो मेड द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अभी मैंने देखा ना, हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट का एसेंट वहां पर चाहिए होता है, तो वो इसी एक्ट के अंदर आया था कि प्रेसिडेंट का जो स्वीकृति है वो वहां पर कंपलसरी कर दी गई थी 24th अमेंडमेंट में, ठीक। फिर नेक्स्ट था मेरा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1977। तो कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने फंडामेंटल राइट्स में ही बताया था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वहां से हटा दी गई थी, उसको फंडामेंटल राइट से बेसिकली हटा दिया गया था। पहले 7 होती थी, अब करेंटली 6 है। नेक्स्ट है मेरा 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो अबॉलिश प्रिवी पर्सन प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो जो भी मेरे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे वहां से उनकी प्रिविलेज को हटा दिया गया था। नेक्स्ट था मेरा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972। तो इसमें क्या था कि लोकसभा की जो सीट्स थी वो 525 से 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट था मेरा 35 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें सिक्किम का जो स्टेटस था उसको हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया था। नेक्स्ट था मेरा 36 अमेंडमेंट। तो सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया था। नेक्स्ट था मेरा 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू स्पेसिफाई द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स। तो यहाँ पर बेसिकली कैसे हम पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकते हैं वो चीज यहाँ पर बताई गई थी।
नेक्स्ट था मेरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो रेफर्ड टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इस कॉम्प्रिहेंसिव नेचर, तो यहाँ पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। और लास्ट है मेरा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, सो एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इनैक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी जनता गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जितने सारे मैंने इतने सारे अमेंडमेंट बताए, ये मेरे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, तो अब हमें क्या ये सारे अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग चाहो तो इसमें से 4-5 याद कर सकते हो, लेकिन अपने ऐसे दिमाग में रखना कि हाँ, जैसे इसमें से क्या है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 42 भी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ ये जो 24 है वो, कि इसमें हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर कंसेंट मिला था कि क्या, कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना। इसके साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी किससे हटाया गया था वो याद कर सकते हो, मतलब ये वाला मेरे अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, इस वाले को याद कर लेना, और लोकसभा की सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई थी उसको याद कर लेना। उसके साथ साथ ये सब चाहो तो देख सकते हो एक बार। 6th वाला याद कर लेना कि दमन एंड दीव कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था। बस इस मेरे ख्याल से इतना काफी है। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो ऑब्वियस याद रखना, ऐसे याद रख लेना कि किस ईयर में हुआ था, 1951 में, और वो उसके अंदर प्रोविजंस क्या थे, बेसिकली वो किसको एम्पावर कर रहे थे, बैकवर्ड क्लासेस को बेसिकली। ठीक है, और अगर चाहो तो सारे याद रख लेना, लेकिन वैसे अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें से 4-5 अमेंडमेंट एक्ट याद कर लेना, और अगर पेपर में आए तो उसका प्रोसीजर समझा सकते हो और समझा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर खत्म होता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था और हम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, थोड़े से टफ भी थे अमेंडमेंट वाले, तो मैंने जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी मैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।